स्पेस एक्स पहली कंपनी ऐसी बन चुकी है जिसने इतिहास रचा, बहुत सारे ऐसे कारनामे करे जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाले हैं। तो स्पेस एक्स ने बेसिकली किया क्या है, स्पेस एक्स ने दो एस्ट्रोनॉट जो कि नासा के थे उन्हें मई 31 को पहले डेमो 2 नाम के मिशन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा। उसके बाद सेफली उन्हें अर्थ के ओशन पे लैंड कराया और अब आराम से जो है स्पेस एक्स दावे के साथ कह सकता है कि भैया हम पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी हैं जिसने कारनामे किए। उसके बाद स्पेस एक्स ने अमेरिका को आत्मनिर्भर बना दिया है कि वो अपने स्पेस फ्लाइट मिशंस और एस्ट्रोनॉट्स को खुद भेज सकता है स्पेस के अंदर इंडिपेंडेंटली। उसे रशिया से मुक्ति दिला दी, जो पहले अमेरिका रशिया पे पैसे खर्चता था अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए, अब उसे वैसा नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, पहली प्राइवेट एजेंसी बन चुकी है स्पेस एक्स जो कि ऐसे कारनामे कर चुकी है और 45 साल यानी कि 45 साल बाद उसने स्प्लैश डाउन टेक्निक का यूज़ किया। और ये स्प्लैश डाउन टेक्निक क्या होती है, स्पेसएक्स क्या कर चुका है, ये डेमो 2 मिशन क्या है और आने वाले टाइम में हम क्या क्या सीख सकते हैं स्पेसएक्स जैसी कंपनी से। क्योंकि इंडिया में भी इसरो ने इन स्पेस नाम का एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन खोला हुआ है जिसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को आमंत्रित करते हैं कि भैया आप भी आइए इसरो के साथ काम करिए। तो वैसे ही हम आने वाले टाइम में क्या क्या सीख सकते हैं इसरो से, यूएसए से और इस स्पेस एक्स प्राइवेट एजेंसी से। तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। तो पहले आपको मैं ट्वीट दिखा देता हूं कि जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे इस मिशन के लिए, जिम ब्रिस्टेन, उन्होंने वेलकम करते हुए कहा, वी हैव वेलकम स्प्लैश डाउन, वेलकम होम एस्ट्रो बैंकन एंड एस्ट्रो डग। तो एस्ट्रो बैंकन कौन है और एस्ट्रो डग कौन है, ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनका नाम है। पहला एस्ट्रोनॉट है बॉब बैंकन एंड दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं डग हर्ली। तो इन दोनों को वेलकम करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो मिशन था लॉन्च अमेरिका वो मिशन था जिसमें हम पहली बार प्राइवेट स्पेस एजेंसी को जिम्मा दे रखा था कि भैया आप हमारे 2 एस्ट्रोनॉट को प्लीज स्पेस में भेज दीजिए। तो उस पूरे मिशन को लॉन्च अमेरिका कहा गया था और उसको बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिली थी जब मई में इसका लॉन्च हुआ था। स्पेस एक्स के इंजीनियर्स को यह कहा है कि दे हैव डन अ पर्ज ऑफ वेफर fumes around the Dragon endeavor to ensure the safety of our launch America crew when they open the hatch। तो दो नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स थे, उनको स्पेस एक्स के इंजीनियर से बखूबी बाहर निकाला। कहाँ से, जब देखिए हुआ क्या कि जब ड्रैगन एंडेवर नाम का जो कैप्सूल था, एक घंटी जैसा कैप्सूल था जिसमें जो एस्ट्रोनॉट से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि स्पेस के अंदर है वहाँ से वापस आ रहे थे इस डिवाइस के अंदर, इस गाड़ी के अंदर बैठ करके। तो उस गाड़ी के अंदर आप देखिए, आप एटमॉस्फेयर के अगर अंदर आप आएंगे तो एटमॉस्फेयर की जो रेसिस्टेंस होगी, जो थर्मल रेसिस्टेंस होगी, उससे तो पूरी चीज़ें मतलब पिघल जाएंगी, बिल्कुल बर्स्ट हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि वो तो होता भी नहीं, खैर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इतनी गर्मी सहने के बाद आराम से सेफली उनको कुछ भी नहीं हुआ, ना हींग लगी ना फिटकरी, कुछ भी नहीं हुआ और आराम से जो है वो एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकले। और ये वीडियो आपके सामने चल रहा था जिसमें आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्ट्रेचर पे बाहर लाया जा रहा है। स्ट्रेचर पे क्यों लाया जाता है वो तो बाद में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है यहाँ से ले जाने का, फिर अर्थ को वापस आने का कैसा प्रोसेस होता है, ये 45 साल में अलग क्या हुआ, स्प्लैश डाउन क्या है, सब बताता हूँ। देखिए ये पूरी टेक्निक वैसे स्प्लैश डाउन पर ही है, लेकिन थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। देखिए 2 जो एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए थे, उनका नाम था बॉब बेनकन एंड डग हर्ली, वो 2 एस्ट्रोनॉट से, और उनकी 19 या 21 आवर्स की जो पूरी ओवरनाइट जर्नी थी, 19 आवर तो उनको ओशन में पहुंचने में लगे, फिर अगले 2 घंटे उनको पूरी मेडिकल जो भी उनकी जांच वाँच थी, तो 21 घंटे में वो अपने स्पेस से अर्थ में अपने घर तक या उनके जो स्पेस सेंटर था वहाँ पे वो वापस आए। तो क्रू ड्रैगन नाम का पूरा डिज़ाइन किया था, 110 दिन तक वैसे रह सकता था, लेकिन 60 दिन में वो वापस आए अपनी रिसर्च और ये सब कुछ कंप्लीट करके। तो ये फोटो आप देख लीजिए, इसमें पहले हैं बॉब बेनकन और दूसरे में है डग हर्ली। तो दोनों बड़े एस्ट्रोनॉट्स हैं, पहले ये अमेरिकन एयरफोर्स में काम कर चुके हैं। तो न्यूज़ यहाँ पे बेसिकली ये थी कि नासा एस्ट्रोनॉट्स अबॉर्ड स्पेसएक्स कैप्सूल मेक फर्स्ट स्प्लैश डाउन इन 45 ईयर्स। तो स्प्लैश डाउन ये है क्या, स्प्लैश डाउन यानी कि साहब देखिए पहले होता क्या था कि पहले हम यहाँ से भेजते थे अपना रॉकेट, तो रॉकेट का जो ऊपरी भाग होता था वो अलग हो जाया करता था, और वहाँ पे समझ लीजिए रॉकेट था, उसका ऊपरी भाग, तो ये वाला जो ऊपरी भाग था वो अलग हो जाता था और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ जाता था। उसके बाद जब भी किसी एस्ट्रोनॉट को बाहर आना होता था तो वो क्या करता था कि भैया जो वो कैप्सूल है ना उसमें वापस से बैठ करके आता था। और अब ये क्या होता था, पहले क्या होता था कि भाई हमारा पूरा एक एरोप्लेन जैसा जाता था, क्या जाता था पहले, पूरा एक एरोप्लेन जैसा जाता था, तो वो एरोप्लेन जाता था और उसी एरोप्लेन में वापस आते थे लोग। लेकिन इस बार क्या हुआ, 45 साल बाद क्या हुआ, जो कैप्सूल हमने, जैसे हमारे रॉकेट के ऊपर जो कैप्सूल लगी थी वो पहले जुड़ी आईएसएस से आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो दिखाऊंगा मैं आपको, तो उसके साथ जुड़ी, उसके साथ डॉक्ड हुई, फिर अनडॉक्ड हुई जब वो वापस आ रहे थे, और फिर वो ओशन के साथ उसमें पैराशूट लगे हुए थे तो ओशन में वो गिर गई। तो इसमें ओशन के अंदर ये स्प्लैश डाउन हुआ और वहां
से फिर जो कोस्ट गार्ड के लोग हैं उन्होंने उसको रेस्क्यू किया और वहाँ से जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया वापस लैंड में, ठीक है। तो बेसिकली पूरा मिशन हुआ क्या था कि जुलाई 1975 में पहली मतलब आखिरी बार अपोलो मिशन के अंदर स्प्लैश डाउन टेक्निक का यूज़ किया गया था कि मतलब ओशन के अंदर स्प्लैश होगा और तब जाकर वहाँ से एस्ट्रोनॉट आएंगे। नहीं तो पहले तो क्या होता था कि भैया हम लोग जैसे ये था आईएसएस, इसके अंदर रहे थे वो 60 दिन तक वो लोग इस पूरी मशीन के अंदर, इस पूरे घर के अंदर रहे थे। 6 बेडरूम जितना बड़ा ये घर है और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ। ये लोग जाते हैं रिसर्च के लिए। तो इनका एक कैप्सूल, जिस कैप्सूल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैप्सूल इसके साथ जुड़ा था। जब ये लोग मई 31 को गए थे ना यहाँ से, तो इसके साथ ये कैप्सूल जुड़ गया था। अब ये कैप्सूल जुड़ा तो वापस जब ये आ रहे थे घर को वापस, तो इन्होंने इस कैप्सूल को तोड़ा यहाँ, मतलब कि यहाँ से इसको अनडॉक किया और इसके अंदर बैठ गए इस कैप्सूल के अंदर। अब ये कैप्सूल क्या हुआ, ये सीधा जो है ना इंडियन ओशन में गिरा, या सॉरी गलती से बोला, ओशन में गिरा, फ्लोरिडा नाम की एक जगह के पास। तो वहां पे गिरा और वहां पे गिरने के बाद जो है वहां से फिर इनको रेस्क्यू किया गया। तो इसको कहते हैं स्प्लैश डाउन टेक्निक। नहीं तो अभी तक क्या होता था, नहीं तो अभी तक होता था कि भैया पहले हम एक स्पेस शटल भेजते थे जिसको बोलते थे स्पेस शटल। तो शटल को भेजते थे और इस शटल के साथ ही वापिस ये शटल जैसे एरोप्लेन लैंड करता है ना रनवे पे, वैसे ही लैंड करता था बाय यूज ऑफ पैराशूट्स ऑल्सो। लेकिन इस बार क्या हुआ, सिर्फ हमने कैप्सूल के पीछे एक पैराशूट मार दिए और उससे लैंडिंग हुई। देखिए फोटो में भी आपको दिख रहा होगा, देखिए दोनों ये जो है एस्ट्रोनॉट्स, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। और ये जो कैप्सूल है ना, अभी आपको एक कैप्सूल दिख रही है जो कि नासा ने भी इसकी वीडियो पोस्ट कर रखी है, आपने देखी होगी। तो यही कैप्सूल थी जिसके अंदर वो दोनों बैठ के ओशन के अंदर स्प्लैश हुए थे और वहां से फिर रेस्क्यू किया गया था उनको। तो ये था सब कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए डेमो 2 मिशन का पूरा ऑब्जेक्टिव यही था कि भैया वहां जाएं, रिसर्च फीचर्स करें। और ये मई 31 को लॉन्च किया गया था। फैल्कन 9 रॉकेट यहाँ पे यूज़ किया गया था। फैल्कन 9 रॉकेट की खास बात क्या है, इसकी खास बात है कि ये रीयूजेबल रॉकेट है। कौन सा यूजेबल, रीयूजेबल का मतलब होता है जी, आप इसको ना एक बार आपने लॉन्च करा, फिर क्या होता है रॉकेट वहीं पे उसकी सारी बॉडी निकल जाती है, मेटल वेटल निकल जाता है और वो वहीं पे फिर ओशन में गिर जाता है। जब लॉन्च करते टाइम उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिससे कैप्सूल कहते हैं, वो तो रह जाता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठे होते हैं वो तो चले जाते हैं अपने मंजिल पर। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको थ्रस्टर, जिसमें इंजन, ये सारा बिखर जाता है, टूट जाता है। लेकिन फैल्कन 9 की ऐसी खास बात नहीं थी। फैल्कन 9 ऐसा रॉकेट है जिसमें जो पूरा बॉडी है ये पूरी सुरक्षित वापस आ जाएगी स्पेस एक्स के बाद, और स्पेस एक्स को वापस यूज कर सकता है इस रॉकेट को अपनी लॉन्चिंग के लिए वापस, ठीक है, वापस ऐसे कुछ काम कर सकता है। तो यहाँ पे इस जगह पे ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये अमेरिका है। तो यहाँ पे इसको जो ईस्ट कोस्ट है, फ्लोरिडा नाम का ही जगह है, यहाँ पे जो है पेनिनसुला नाम का जगह है, यहाँ पे जो है उनका पूरा स्प्लैश डाउन हुआ, यानी कि वो ओशन पे यहाँ पे गिरे थे बाय विद द हेल्प ऑफ पैराशूट्स। तो देखिए पैराशूट से ऐसे गिरे, देखिए यहाँ पे पैराशूट है ना, यहाँ पे नीचे वो है आपका एंडेवर नाम का जो स्पेसक्राफ्ट है, उसे यहाँ पे आ रहे हैं कोस्ट गार्ड वाले लोग कि भैया आ रहे हैं हम लोग आपके बचाने के लिए। तो ये बचा लेते हैं उनको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भीड़ क्या हो जाती है इकट्ठी। यहाँ पे देखिए ये पूरा आपका जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स हमारे हैं और यहाँ पे जो कोस्ट गार्ड की जो शिप्स हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए आ रखी है। इन्होंने क्या कहा ना कि भैया इस एरिया में किसी को आने दिया नहीं, यहाँ पे जो शिप चलती थी पहले उस एरिया को बंद कर दिया। लेकिन फिर भी जो है लोग तब भी आए इसको देखने के लिए, बहुत भीड़ लग गई थी। यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत भीड़ लगी थी, क्योंकि देखिए हर किसी को रोचकता होती है कि भैया क्या है यहाँ पे, क्या नया हुआ है। हिस्ट्री में पहली बार जो है 45 सालों बाद ऐसी टेक्निक को वापस यूज़ किया गया, ओशन में फेंक के वापस निकालने वाली टेक्निक को। तो कोस्ट गार्ड वाले कह रहे थे कि हमने मना किया था कि भैया यहाँ मत आइएगा, पोटेंशियल डेंजर है, लेकिन तब भी लोग वहाँ पे आए थे कि देखने के लिए। अब हुआ क्या यहाँ पे देखिए, अब जब हमने अपनी वीडियो देखी होगी, नासा की वो वाली वीडियो देखी होगी, तो उस वीडियो में दिखाया गया होगा कि जो एस्ट्रोनॉट है उनको स्ट्रेचर पे ले जाया रहा होगा, मतलब कि जिसमें हम हॉस्पिटल में ले नहीं जाते पेशेंट्स को, तो हॉस्पिटल में जिस बेड के ऊपर पेशेंट को ले जाते हैं वो स्ट्रेचर कहते हैं उस चीज़ को, तो उस पर ले जाया। क्योंकि देखिए अब जहाँ पे अभी वो लोग थे, जहाँ पे वो लोग अभी थे, वहाँ पे जो है ग्रेविटी नहीं थी। तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं थी तो उनकी बॉडी और जो मसल्स, उनके जो जितने भी नर्वस सिस्टम है उस तरीके से अडेप्ट चुके थे 2 महीने के अंदर कि उनका बहुत रिलैक्स फील होता है वहाँ पे, मतलब आपको बहुत आराम महसूस होगा। थोड़ा सा अपने को पुश करेंगे तो बिल्कुल हवा में तैरने लगेंगे। तो उनकी जो मसल्स होती है ना वो काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि देखिए 60 दिन तक आप कुछ ना करें वहाँ पे ऐसी, लेकिन तो फिर आपके मसल के साथ तो ऐसा होगा ही। तो उस तरीके से जो अब उनको ना स्ट्रेचर पे ले जाता था कि उनको जो ग्रेविटी का प्रॉब्लम होता है, जैसे जेट लैग कहते हैं हम लोग, तो जेट लैग से तो बहुत बड़ी चीज़, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करती और वहाँ पे फिर आप अर्थ की ग्रेविटी से पाला पड़ता है आपका, तो इस वजह से उनको स्ट्रेचर पे लाया जाता है। तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया। अब आपको ये बताता हूँ कि भैया जब वो आए होंगे तो किस तरीके से आए होंगे। देखिए जब वो ऑर्बिट कर रहे थे ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, तो उनकी स्पीड थी 17,500 माइल पर आवर। 17,500 माइल पर आवर होता है 7.5 किलोमीटर पर सेकंड। 7.5 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर वो 7 किलोमीटर की स्पीड में थे, यानी कि एक सेकंड में वो 7 किलोमीटर कवर कर रहे थे। और करीबन उन्होंने ना 60 दिनों के अंदर
अर्थ का 1000 से ज़्यादा बार चक्कर लगाया था, मतलब कि 1000 से ज़्यादा बार वो अर्थ के बगल घूम गए थे। जैसे अर्थ अगर ये बॉल है तो उसके बगल से वो 4000 बार घूमे थे। तो इतने भयंकर स्पीड में वो 60 दिनों तक रहे हैं। उसके बाद उनको अपनी स्पीड को कम करना था 350 माइल पर आवर तक। उसके बाद जब वो लैंड कर रहे थे तो उस टाइम उनकी स्पीड थी 15 माइल पर आवर, यानी कि मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक उनको लाए। यानी कि कहाँ 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड और कहाँ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक उनको पहुंचाया गया। तो बहुत बड़ी टेक्निक थी जिसको स्प्लैश डाउन टेक्निक कहते हैं। और ये पूरा ओशन के ऊपर इन्होंने लैंड करा बाय द हेल्प ऑफ पैराशूट्स। उसके बाद कोस्ट गार्ड्स के लोग आए कि भैया हम बचाने आ रहे हैं, चिंता मत करो, उधर रुके रहो थोड़ी देर, हम बचाने आ रहे हैं। उनको रेस्क्यू किया गया। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया नियरेस्ट, और वहाँ पर उनकी फिर जो भी जाँच वाँच थी उनको फिर अच्छा तरीके से फील कराया गया। और फिर अब देखिए ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, अब उनको 2-3 महीने तक जो है ना बिल्कुल एक्सरसाइज करनी होगी, और एक्सरसाइज करने के बाद तब जाकर वो बिल्कुल चल फिर पाएंगे अर्थ के अंदर। नहीं तो अभी तो भूल गए थे ना 2 महीने तक वो चलना क्या होता है, फिरना क्या होता है। अभी तो वो जहाँ हाथ रखे वहीं उठ जाते थे, जहाँ हाथ रखे वहीं बैठ जाया करते थे। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, अब तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया कि जो डेमो 2 मिशन था ये काम कैसे करता था। कोई बताता नहीं ज़्यादातर हिंदी के अंदर, सब इंग्लिश में कुछ बुला बुला कर देंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे भी खुद समझ में नहीं आया जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो। लेकिन मैंने कहा जितना मैंने समझा उतना मैंने आपको समझाया कि स्प्लैश डाउन टेक्निक कैसे अलग थी जो स्पेस शटल वाली टेक्निक थी। स्पेस शटल में तो हम करते क्या थे, स्पेस शटल में तो हम कुछ नहीं करते थे जी। हम एक जो हमारा बिल्कुल एक दिखने वाली चीज़ थी जैसे ये, तो इसमें क्या करते थे, इसमें ही जो बैठ के जाते थे पहले अंतरिक्ष में लोग, वापस इसके साथ ही आ जाते थे वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वैसे है क्या, बहुत सारे कंट्रीज़ का समूह है जिन्होंने वहाँ जाकर अपनी मशीन्स लगाई, घर जैसा बनाया स्पेस के अंदर, ताकि वहाँ जाके वो रिसर्च कर सकें, स्पेस के अंदर एक्सप्लोर कर सकें और स्पेस वॉक कर सकें। स्पेस वॉक मतलब कि स्पेस में चल फिर सकें बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाता हूँ। देखिए इससे क्या होगा, स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा। स्पेस टूरिज्म मतलब कि अब देखिए बहुत लोगों के पास पैसा बहुत है, जैसे ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स गए तो वैसे काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम भी स्पेस में जाएं, और वो अरबों खरबों रुपए उनके पास होता है। कहते हैं हम क्या करें, घर बना लिया हमने, सोफा वोफा खरीद लिया, अब क्या करना, गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, और बच्चों की शादी हो गई, तो हम क्या करें। तो कहते हैं हाँ हाँ नैनीताल मसूरी नहीं घूमना, हमें घूमना है स्पेस। तो स्पेस में घूमने के लिए उनके पास पैसा है, तो पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और स्पेस टूरिज्म आने वाले टाइम में बूस्ट करेगा, क्योंकि प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ रही हैं काम के लिए। दूसरी बात है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज, जैसे इंडिया भी है, इंडिया ने अभी अभी स्टार्ट किया अपने प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को स्पेस के अंदर लाने का। यूएसए ने तो काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया था, तो यूएसए से सीख सकता है इंडिया, यूएसए की मदद ले सकता है कि ताकि उसकी जो पूरी प्राइवेट स्पेस जैसे इंडस्ट्री है, जैसे डिगंद्रा हो गया, और भी काफ़ी ऐसी स्पेस हैं, तो उनको उनकी मदद ले सकते, स्पेस एक्स से वो मदद ले सकते हैं, ताकि वो अपने आप को अडैप्ट कर पाएँ, ताकि वो अपने आप को बिल्ड कर पाएँ इस टेक्नोलॉजीज़ के लिए। अगली बात यहाँ पे निकल के आती है जो प्राइवेट प्लेयर्स की। प्राइवेट प्लेयर्स को देखिए बहुत उत्साहन देगा। अभी तक सरकारी कंपनी से इसरो, नासा, फिर कनाडा की स्पेस रिसर्च जो है वो, तो अब क्या होगा, प्राइवेट कंपनीज उभरेंगी हर एक डेवलप्ड नेशन से, डेवलपिंग नेशन से, और वो पूरी इंडस्ट्री बनाएंगी स्पेस के अंदर, और जॉब क्रिएशन होगा, साइंटिस्ट को जॉब मिलेगी। काफ़ी साइंटिस्ट को हायर करना पड़ता है ना, जब आप इतने बड़े मिशन पे जा रहे हैं तो साइंटिस्ट भी, तो फिर उसके बाद काफ़ी स्टाफ होना चाहिए, काफ़ी पैसा खर्चना पड़ता है। जहाँ पे सब कुछ बनेगा वहाँ खुद ही डेवलपमेंट होने लग जाएगा। तो मतलब प्राइवेट प्लेयर्स का जैसे ही इन्रोचमेंट होगा इसके अंदर, तो डेवलपमेंट हो जाएगा। जिसके पास स्पेस की जितनी नॉलेज आज के टाइम में वो इतना डेवलप्ड होते जा रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आया न्यू ISS बाय 2028। मतलब अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम कर रहा है हमारे स्पेस के अंदर, लो अर्थ ऑर्बिट में, तो अब ये बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जैसे स्पेस एक्स हो गया यूएस की, और एक बोइंग नाम की आपने सुना होगा जो एरोप्लेन्स बनाती है वो कंपनी, तो इनको क्या होगा, ये दोनों कंपनी मिलकर या फिर और भी कुछ कंपनीज मिलकर के एक नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगी, नासा के साथ, इसरो के साथ मिलकर के, यूरोप की एजेंसी के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर के। तो यहाँ पे एक नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनेगा, एडवांस होगा वो जो 1989 में बना था, जो 1980s के टाइम में बना था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अभी तक काम करते हुए आ रहा है, उसको हटा के या उसके साथ ही रख के या दूसरा बना करके अब बना सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ आने वाले टाइम में हमें दिखती है। तो थैंक यू, अगर आपने पूरा लेक्चर सुना मेरा, तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।